हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होगे, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज की ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, हर जगह पर आपके पॉलिटी के आर्टिकल्स आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। पॉलिटी में कहने का तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन उन आर्टिकल्स में हम लोग कौन से आर्टिकल्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि 99% हमारे आर्टिकल्स कवर हो जाएं। जी हाँ, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका आपको अंदाज़ा तब लगेगा जब आप पेपर दोगे जाके और आपको ज़्यादातर आर्टिकल यहीं से ही देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इस क्लास को देखना। 99% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1% इसलिए छोड़ दिया है इस क्लास के बाद की बात कि एग्जामिनर फिर कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है। बात आ गई समझ? लेकिन हाँ, 99% आर्टिकल जो है वो पिछले 10 सालों में एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहीं से पूछे गए हैं। तो हम लोग इन आर्टिकल्स की बात करेंगे। ये आर्टिकल्स हैं क्या 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 आपको कवर करना है। जितने भी आर्टिकल मैं इस क्लास में आपको बता दूंगा, उतने आर्टिकल अगर आप लोग कर लोगे तो इतना मान लीजिए आप पॉलिटी के राजा हो गए आर्टिकल के मामले में। तो पॉलिटी का राजा बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूं, आवाज मेरी क्लियर है? आप तक पहुंच रही है आवाज या नहीं पहुंच रही है? जल्दी से बताओ। आवाज क्लियर है भाई लोग सभी को? ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला। विश्वास मानिए, आप कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लेना। मैं आपको अभी कुछ टाइम के बाद, जैसे ये ल्यूसेंट वाला बैच खत्म होता है, मैं आपको कुछ टाइम के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा और हर शिफ्ट का मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। तो आप देखना, फंडामेंटल राइट आपसे जरूर पूछे जा रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यार फंडामेंटल राइट आप लोग जरूर कवर करके जाना। अब पूरे फंडामेंटल राइट तो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट में भी कौन से इंपॉर्टेंट है वो जरूर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, फंडामेंटल राइट हमारे अभी कितने हैं? पहले 7 हुआ करते थे। आज की डेट में हमारे 6 फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं। पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। हमारा संविधान इसके तहत हमें बताता है कि भारत में जितने भी कानून हैं वो सभी लोगों के लिए इक्वल है, मतलब बराबर है, जिसको समानता का कानून बोलते हैं, जो कि 14 से लेकर 18 तक हमें बताए गए हैं आर्टिकल में। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारत के नागरिकों को आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में यह बताया गया है कि भारत के नागरिक किस किस तरीके से स्वतंत्र हैं। जैसे कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, इसके तहत आपको जीवन जीने की आजादी है, आपको कोई भी व्यवसाय मतलब बिजनेस करने की आजादी है, आपको मूवमेंट करने की आजादी है। आपका मन होता है आप केरल चले जाओ, आपका मन होता है आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, आपका मन होता है अरुणाचल प्रदेश चले जाओ। ये देश आपका है क्योंकि। तो इन सारे आर्टिकल्स में 19 से 22 तक में आपको यह बताया गया है कि आपको कौन कौन सी आजादी दी गई है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि भैया अगर किसी का शोषण हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि शोषण को सहते रहना है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ये आपका अधिकार है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में हमें बताया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक हमें बताया गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजन की फ्रीडम के बारे में यह बताता है कि आप पूरे तरीके से आजाद हो, आप जो धर्म चाहें वो धर्म आप अपना सकते हैं। आपका मानो आप सनातन धर्म अपनाइए, आपका मानो आप सिख धर्म अपनाइए, आपका मानो इस्लाम अपनाइए, आपका जो मानो आप वो धर्म अपना सकते हो इस देश में। नेक्स्ट है राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, जिसको बोलते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी हमारा संविधान हमें देता है। ये आर्टिकल 29 और 30 में हमें बताया गया है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचार। कि मतलब अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, आपको हर्ट करने की कोशिश करे, आपके इन फंडामेंटल राइट्स को ना माने, उस केस में आर्टिकल 32 के तहत आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो अपनी अपील लेकर। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्टिकल 32 के तहत अधिकार है कि वो आपको फंडामेंटल राइट पर फैसला सुनाए। तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि आपको फंडामेंटल राइट पूरे कवर करने हैं। लेकिन देखो, यहां पर मैं बोलूंगा कि फंडामेंटल राइट पूरे कवर करना, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो कि
कि सर इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से हैं, तो हाँ ये मैं आपको बता देता हूं, ये वो फंडामेंटल राइट है जो कि पिछले 5 सालों में आपसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह होता है, देखो एक अनाउंसमेंट मैं अभी कर देता हूं कि मैं 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको फंडामेंटल राइट की पूरी क्लास दूंगा। जिस दिन मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया ना, भूल जाओगे फंडामेंटल राइट। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट मैं आपको पढ़ा दूंगा किसी दिन, 10 तारीख से पहले पहले आपको पढ़ा दूंगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो कि जिसका मतलब यह है कि लॉ का मतलब जो भी कानून है इस देश में वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई जम्मू कश्मीर में रहने वाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहने वाला हो, चाहे गुजरात में रहने वाला हो, चाहे आंध्र प्रदेश में रहने वाला हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत में जितने भी नियम कानून है वो सब आपके लिए बराबर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, ये आपको बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये मत समझना कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी में रिजर्वेशन फिर क्यों है, ये मत समझना। इसका मतलब दूसरा है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी पोस्ट निकाली जा रही है, कोई भी वैकेंसी निकाली जा रही है, तो आपको आमंत्रित किया जाएगा, हर एक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कोई भी वैकेंसी निकाले और उसको अपने लोगों से भर ले, आपको पता ही ना चले, गुप्त रूप से उसमें वैकेंसी फिल कर ली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार उसके लिए सर्कुलर जारी करेगी, जिसको बोलते हो ना आप फॉर्म फिल करते हो नौकरी के लिए, यही है वो बात। नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आपको बता दूं, हमेशा मैं बोलता हूं आर्टिकल 17 फेवरेट आर्टिकल है एसएससी का। एसएससी अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आर्टिकल 17 से ही बनाएगा। ध्यान रखना, यह है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 17 के आधार पर हमारा संविधान यह बोलता है कि छुआछूत को अब खत्म कर दिया गया है। अब भारत देश में छुआछूत की कोई भी मान्यता नहीं है। पहले ये छुआछूत ज्यादा मानी जाती थी, अब ये अपराध है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा के बारे में आपको बताता है, वही जिसके बारे में अभी मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 19 के तहत आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी है, आप अपनी बात इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट रख सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, जो कि आपको बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, कि भैया आपको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत आपको जीने का अधिकार है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 ये जो है ये इमरजेंसी के टाइम पर भी रिमूव नहीं हो सकता। बाकी आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है ये सारे एबॉलिश किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर ये एक ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जो कि आपको जीने की आजादी देता है, ये खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा यार खुद सोच के देखो यार, अगर इमरजेंसी लगा दी गई, आपातकाल लगा दिया गया, तो सरकार क्या आपसे जीवन छीन लेगी क्या आपका? बात आ रही समझ? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जीने की आजादी आपके पास हमेशा रहती है, ये आपसे कभी भी छीनी नहीं जा सकती। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, ये 21 का ही सब पार्ट है, जो कि आपको राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताता है कि भैया 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा का अधिकार है इस देश के अंदर, चाहे फिर वो शाहरुख खान का बच्चा हो, अंबानी का बच्चा हो, या फिर एक गरीब का बच्चा हो। बात आ रही है समझ क्या कहने का मतलब है? तो इस देश में 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है 21A के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 25, जो कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात करी थी कि भाई आप जो धर्म चाहे वो धर्म आप अपना सकते हो इस देश के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 और 29 ये दोनों माइनॉरिटीज के लिए हैं। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हमें करना है। बात आ रही है समझ? तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए आर्टिकल 29 के तहत कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो हित हैं वहां पर कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाए, उनके हितों का कोई भी वायलेशन ना होने पाए। इसी तरीके से आर्टिकल 30 भी है जो लिखा हुआ है, ये भी माइनॉरिटीज के लिए ही है। आर्टिकल 30 के आधार पर माइनॉरिटीज को अधिकार है कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं खुद ही। बात आ रही है समझ? जैसे कि इस देश में अगर बात करें तो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में कंसीडर किए जाते हैं, तो मुस्लिम्स ये जो मदरसे ओपन करते हैं ये इसी का पार्ट है। बात आ रही है समझ? आर्टिकल 30 मदरसे इसी के आधार पर वो खोल सकते हैं, जिनको फाइनेंशियली हील किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 30 के आधार पर। नेक्स्ट है आर्टिकल 31C।
ये आपको बताता है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब ये कि ऐसी पॉलिसीज जो कि हित में हो लोगों के, उनको बचाना है हमें। बात आ रही है समझ? ऐसा नहीं है कि उन्हें कुचल दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसीज जो कि लोगों के हित में है उसे हमें बचाकर रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसको पापा आर्टिकल भी मैं बोलता हूं। ये पापा आर्टिकल क्यों बोला जाता है आर्टिकल 32? क्योंकि ये सारे आर्टिकल तो चलिए लिख दिए गए, लेकिन अगर सवाल यह है कि अगर कोई इनमें से कोई भी आर्टिकल ना माने, मतलब फंडामेंटल राइट को ना माने, समझ आ रही है बात, तो उस केस में क्या होगा? कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपके साथ समानता का अधिकार नहीं कर रहा है, कोई आपको आजादी नहीं दे रहा है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आर्टिकल 32 के तहत आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। तो ये वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे फंडामेंटल राइट्स में भी, ठीक है? बाकी रही पूरे फंडामेंटल राइट की बात, तो मैं एक क्लास ले लूंगा 10 तारीख से पहले। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, जो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको प्रेसिडेंट से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नंबर 1 फंडामेंटल राइट कवर करो, दूसरा नंबर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से अगर वो फंडामेंटल राइट से हटता है तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन नंबर 2 पर जरूर पूछता है। प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल है ये 52 से लेकर 62 तक हमें बताए गए हैं। ये कौन कौन से और क्या क्या आर्टिकल बोलते हैं इनको समझिए। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा का मतलब ये कि होना जरूरी है, ये पोस्ट रिक्त नहीं रह सकती, खाली नहीं रह सकती। आर्टिकल 52 ये बोलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 53, ये हमें बताता है पावर ऑफ यूनियन के बारे में। ये बताता है कि राष्ट्रपति के पास यूनियन की शक्तियां होती हैं। यूनियन की मतलब इस देश को चलाने की शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 54, ये आपको बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 54 के आधार पर यह बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, जो भारत का नागरिक है, वो इलेक्टेड ही होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा। सिलेक्टेड का मतलब कि डायरेक्ट चुन लिया गया, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट हैंड पिक्ड हो, ऐसा नहीं है। वो इलेक्टेड ही होगा, मतलब उसके लिए चुनाव जरूर होंगे। ये आर्टिकल 54 बोलता है और एसएससी सीजीएल 2019 में ये पूछा गया था। जिन्होंने भी पेपर दिया है खुद यहां पर आप लोग बता दो याद करके। नेक्स्ट है आर्टिकल 55, ये आपको बताता है इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। 55 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होगा वो कैसा होगा। जैसे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कौन कौन उसमें वोट करेगा, कितने % वोट पे मेजॉरिटी दी जाएगी, टोकन मनी क्या होगी, ये सब आर्टिकल 55 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 56, जो कि आपको ऑफिस टर्म के बारे में बताता है राष्ट्रपति के, जो कि कितना होता है? 5 साल का टेन्योर होता है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है आर्टिकल 57, जो कि आपको बताता है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 57 हमें यह बताता है कि भारत का राष्ट्रपति री इलेक्टेड हो सकता है। मतलब कहने का कि एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, भारत में कोई भी एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड टाइम, इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। वो जितने बार इलेक्शन जीतेगा उतने बार वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल नहीं है, 4 साल है वहां पर कार्यकाल। नेक्स्ट है आर्टिकल 58, ये बताता है राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जैसे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, समझ आ रही है बात? उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, वो बैंकरप्ट मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सारी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 59, जो आपको बताता है नेचर ऑफ ऑफिस के बारे में, कि राष्ट्रपति किस तरीके से कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के कार्य करने की शक्तियां क्या क्या होंगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 60, ये आपको बताता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि राष्ट्रपति जब अपॉइंट किया जाता है तो वो शपथ क्या ग्रहण करेगा। तो वो शपथ लिखी हुई है आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इंपीचमेंट के बारे में बताता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। ये जो आर्टिकल 61 है, ये हमें बताता है कि राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। राष्ट्रपति को अगर उसकी पोस्ट से हटाना है तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। आप केवल इंपीचमेंट से ही उसको हटा सकते हो। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके ऊपर आपको महाभियोग सिद्ध करना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 62, ये आपको बताता है ऑफिस फिलर टर्म के बारे में, कि भैया राष्ट्रपति का ऑफिस फिलर टर्म क्या होता है। इसका मतलब यह है कि
राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो कितने टाइम तक मैक्सिमम खाली रह सकती है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 6 महीने तक ये खाली रह सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने आज को रिजाइन कर दिया तुरंत, या फिर किसी राष्ट्रपति की आकस्मिक मौत हो जाती है मान लीजिए, उस केस में क्या होगा? उस केस में उपराष्ट्रपति उसकी पोस्ट पर आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक उपराष्ट्रपति उसकी पोस्ट पर रह सकता है? तो 6 महीने तक। अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैसे भी चुनाव कंडक्ट करा के अगला राष्ट्रपति नियुक्त करे। ये आर्टिकल 62 हमें बताता है। तो ये तो 52 से 62 तक हमारे प्रेसिडेंट के बारे में सारे आर्टिकल हो गए। इसके अलावा भी 2 आर्टिकल और है जो कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। एक आर्टिकल 72 ध्यान रखिए, जो कि पार्डन पावर के बारे में बताता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि ये किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या ज्यादा कर सकता है, या फिर उसकी डेथ पेनाल्टी को भी माफ कर सकता है। मतलब जैसे जुडिशरी से किसी को 10 साल की सजा मिली, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत उसकी 10 साल की सजा को 3 साल में भी कन्वर्ट कर सकता है, या किसी को 5 साल की सजा मिली तो उसको बढ़ाकर 14 साल की सजा भी कर सकता है। तो एक तो कम या ज्यादा कर सकता है, दूसरी चीज डेथ पेनाल्टी को भी माफ कर सकता है। मतलब हिंदी में बोले तो वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। किसी को सजाए मौत मिली है तो उसको भी वो क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। आप देख रहे हो कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं इसके पास। नेक्स्ट है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हैं जो कि आपके राष्ट्रपति से एसोसिएटेड है। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये केवल 5 आर्टिकल आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड ध्यान रखना है, मतलब संसद से रिलेटेड। ये आपके सीक्वेंस में लगे हुए ऊपर के 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल 79 आपको ध्यान रखना है। ये भारत की संसद के बारे में बताता है कि भारत की एक संसद होगी। 79 के बाद 80 और 81। 80 बताता है राज्यसभा के बारे में और 81 बताता है लोकसभा के बारे में। ये 3 तो आपकी सीक्वेंस में हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि आर्टिकल 84 के बारे में, कि ये एमपीज की क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। एमपी का मतलब समझते हो? लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी कोई भी मेंबर होगा वो एमपी ही कहलाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाएगा। क्योंकि भैया पार्लियामेंट आपकी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, ये आर्टिकल 84 हमें बताता है। और आर्टिकल 88 हमें क्या बताता है? राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल कॉमा मिनिस्टर्स फॉर पार्लियामेंट हाउसेस। इसका मतलब यह है कि अटॉर्नी जनरल की क्या पावर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या ताकतें होती हैं और मिनिस्टर्स की क्या ताकतें होती हैं। बात आ रही है समझ? चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये सारी ताकतें कहां पर लिखी गई हैं? आर्टिकल 88 में लिखी गई हैं कि ये अपनी ताकतों का यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 5 आर्टिकल केवल पार्लियामेंट के आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड तो हमारे आर्टिकल बहुत सारे हैं, कुछ नहीं तो 25 से 30 आर्टिकल हैं। लेकिन उन 25 से 30 में मुश्किल से आपको इतने ध्यान रखने हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं यहीं से आपका काम हो जाएगा। एक तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 76 इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 165 बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, उसी तरीके से आर्टिकल 165 के आधार पर हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा जो कि उस सरकार का एडवाइजर होता है लीगल। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री का एडवाइजर होता है, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य के मुख्यमंत्री का एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर। नेक्स्ट है आर्टिकल 148 जो कि आपको सीएजी के बारे में बताता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सीएजी कौन होता है? यह भारत का पहला ऑडिटर होता है। जब आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करते हो तो आपको ऑडिटर की एक पोस्ट मिलती है। जब आपको ऑडिटर की पोस्ट मिलती है तो आपको बैंकों में ऑडिट करने कई बार भेजा जाता है और भी दूसरे ऑफिसेज में ऑडिट करने भेजा जाता है। यह तो बात हो गई डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करने की कि जो अधिकारी करते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि सरकार के अकाउंट को कौन ऑडिट करेगा, कि भैया सरकार जो लेन देन कर रही है उसमें कोई घोटाला तो नहीं है, ये ऑडिट करता है सीएजी। इस वजह से इसको पहला ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं भारत का। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछता है विच आर्टिकल सेज फॉर द फर्स्ट ऑडिट ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो जैसे ही आपको बोले फर्स्ट ऑडिट ऑफिसर ऑफ इंडिया, आप समझ जाना सीएजी की बात हो रही है। 148 हमें इसके बारे में बताता है। अभी हाल ही में नए सीएजी भी अपॉइंट किए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट आर्टिकल 279A हमें बताता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में, जीएसटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से जीएसटी आया है तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा तो परेशान हो जाओगे फिर कि जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है। ये आर्टिकल 279A हमें बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 जो कि फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग के बारे में बताता है। 315 यूपीएससी के बारे में बताता है। 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है और 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी के बारे में बताता है। अब देखो यहां पर 338 में ही आप 338 ए कर लो और बी कर लो। 338 ए जो है ये आपको बताता है नेशनल कमीशन फॉर, जैसे एससी है तो उसी तरीके से एसटी के बारे में बताता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। और अगर इसी को मैंने बी कर दिया 338 बी, तो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इतने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बस ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट रैंडम आर्टिकल। ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से टॉपिक से आर्टिकल याद रखने हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ रैंडम आर्टिकल हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखने हैं। इसके बाद हमारी ये क्लास खत्म। आर्टिकल 50 हमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग रहकर कार्य करेंगे। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, दोनों अलग अलग रहकर कार्य करेंगे। कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल 50 हमें बताता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए तो आज तक क्या कभी आप लोगों ने मीटिंग देखी है कि भाई जजेस और पॉलिटिशियन एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जजेस और पॉलिटिशियन एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हो, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आर्टिकल 50 ही हमें इस चीज से रोकता है। आर्टिकल 50 का कहना है कि जुडिशरी कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रहकर कार्य करेगी। जुडिशरी में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप होगा तो जाहिर सी बात है जुडिशरी अफेक्टेड होगी, और यह सही भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 108। यह ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। ज्वाइंट सिटिंग समझते हो क्या होता है? जब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, जिसकी मीटिंग एक साथ बुलाई जाती है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। ये आर्टिकल 108 हमें इसके बारे में बताता है। एक चीज और, ज्वाइंट सिटिंग से दो क्वेश्चन और पूछता है कि ज्वाइंट सिटिंग को बुला कौन सकता है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने की पावर किसके पास है? तो ज्वाइंट सिटिंग को कॉल करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब इसको लीड कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर इसको लीड करता है, लोकसभा का स्पीकर इसको लीड करेगा। इतना ज्वाइंट सिटिंग के बारे में ध्यान रखना। इसके बाद ये तीन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 110, 112, 117। 110 मनी बिल के बारे में बताता है, 112 आपको बजट के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको बजट ना बोल के फाइनेंस प्लान बोल देता है। क्या बोल देता है? फाइनेंस प्लान। इसका मतलब भी बजट ही होता है, ध्यान रखिएगा। रीजन एक्चुअली ये है, रियल थिंग तो ये है कि हमारे संविधान में बजट नाम का कोई वर्ड ही नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ हम लोग बोलते हैं। बजट नाम जो है वो बिल्कुल गलत नाम है। रियल नेम जो है और सही नेम जो है वो है फाइनेंस प्लान। तो ये फाइनेंस प्लान कहा जाता है। अरे भाई बजट क्या होता है? बजट ये होता है कि आपके पैसे को आप कहां कहां खर्च करोगे, उसका जो प्लान है यही तो बजट कहलाता है ना। ठीक है, तो इसी को फाइनेंस प्लान बोला जाता है। हमारे संविधान में बजट को बजट नहीं लिखा हुआ है, हमारे संविधान में इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस प्लान बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बी फॉर 12, बी फॉर बजट। नेक्स्ट है आर्टिकल 117 जो कि फाइनेंस बिल के बारे में आपको बताता है। और आर्टिकल 222 ये मैंने कल रात की क्लास में आपसे डिस्कस किया था।
आर्टिकल 222 के आधार पर हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर्स का प्रावधान है कि भाई एक हाईकोर्ट का जज दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आइए, कुछ और है, जैसे कि कई बार आपसे पूछ देता है रिट्स के बारे में। रिट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको रिट्स में तकलीफ है, कोई दिक्कत है, आप लोग मेरा नाम सर्च करिए, टाइप्स ऑफ रिट वरुण अवस्थी डालिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। 2-3 दिन पहले ही अभी मैंने क्लास ली हुई है। रिट जरूर देख लो, 5 तरीके की क्या क्या होती है। अब देखो रिट के लिए आर्टिकल क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। मतलब कहने का कि आर्टिकल 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के आधार पर कोई भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के केस में रिट जारी कर सकता है। कहने का मतलब रिट जारी करने के तौर पर हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। यह आपको सुन के अजीब लग सकता है, लेकिन यही सत्य है कि आर्टिकल 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के आधार पर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों केस में रिट जारी कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 44 पिछली बार भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि जो भी लॉ बनेगा, जो भी कानून बनेगा, वो सारे नागरिकों पर समान रूप से अप्लाई होगा। समझ गए बात को? मतलब कहने का कि भैया अगर हेलमेट ना लगाने पर चालान है तो वो सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया जाके चाचा हमारे विधायक हैं तो आपसे हेलमेट का चालान नहीं काटे वो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब छोटे से छोटे कानून से लेकर बड़े से बड़े कानून तक हर व्यक्ति के लिए कानून समान रूप से अप्लाई होगा। इसके बाद आर्टिकल 155 आपको बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के बारे में, कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होना चाहिए हर राज्य में। नेक्स्ट है आर्टिकल 172, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि केंद्र में पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से हर राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस होने का प्रावधान है। यहां पर एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। वो एक अलग बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं है, लेकिन हर राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। बस वही तो बात हो रही है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। इसका 6 साल का, इसका 5 साल का। नेक्स्ट है आर्टिकल 214, ये हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट के बारे में हमें बताता है। मतलब 214 हमें बताता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट जरूर होगा। नेक्स्ट है, अब ये मत बोलना कि सर अंडमान निकोबार में तो फिर हाई कोर्ट नहीं है। कहने का मतलब ये कि हर राज्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर में जरूर आएगा, ठीक है? तो हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। लाइक आप बोल दो सर गोवा में तो हाई कोर्ट नहीं है, तो भाई गोवा में हाई कोर्ट नहीं है तो गोवा के जितने भी केसेस है वो बॉम्बे हाई कोर्ट देखता है ना, यहां पर वो प्रावधान है, मतलब कहने का। नेक्स्ट है आर्टिकल 243। देखो 243 पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है, जिसमें से एक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है, आर्टिकल 243 के। वैसे 243 पूरा ही पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। एक चीज और, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? ध्यान रखिएगा, महिलाओं को 33% आरक्षण है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 243 तो रहेगा ही रहेगा, इसके आगे डी लगा दो, 243 डी। नेक्स्ट है 330, ये आपको बताता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के बारे में हाउस ऑफ द पीपल में। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में SC ST की जो सीट्स हैं और उन पर जो रिजर्वेशन है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल 330 हमें बताता है। बात आई समझ? मैंने क्या बोला फिर से समझो। लोकसभा में SC ST की जो सीट्स हैं उन पर जो रिजर्वेशन है, यह रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 330 हमें बताता है। इसी तरीके से एक और रिजर्वेशन का आर्टिकल है जो आपको ध्यान रखना है, 335 SC और ST की जो रिजर्वेशन है
वो नौकरी के लिए बताता है, फॉर सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, आज की डेट में जो आप नौकरियों में रिजर्वेशन देखते हो ना एससी और एसटीज के लिए, वो आर्टिकल 335 के ही आधार पर है। तो ये दोनों रिजर्वेशन से जुड़े आर्टिकल है, आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 330 लोकसभा के लिए और 335 जो है ये नौकरियों के लिए। इसके बाद बिल्कुल लास्ट पे आ जाते हैं, एक ध्यान रखिएगा आपका डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 48A, जो कि आपको बताता है कि आपको अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, आप इन सबको संरक्षित करके रखें। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी विमल पान मसाला रजनीगंधा खा के जुबां केसरी करते हुए घूम रहे हो, इधर उधर दीवालें लाल पीली करते घूम रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 48A आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या करें, आप अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित करके रखें। नेक्स्ट है आर्टिकल 370। अब देखो 370 और 35A ये दोनों जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए आर्टिकल है। 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देता था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है। और ये जो 35A है जो कि जम्मू कश्मीर के संविधान के बारे में हमें बताता है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का पहले अलग संविधान हुआ करता था जिसको निहित किया गया था, मतलब लिखा गया था 35A में। अब 35A पूर्णतः खत्म कर दिया गया है, ये पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर का अपना कोई संविधान नहीं है, वो भारत का जो एक संविधान है उसी से चलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन 370 में जो रिमूव के आगे एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 370 के कुछ प्रावधानों को रिमूव कर दिया गया, लेकिन कुछ प्रावधान अभी भी बाकी है। आप में से कई लोग बोलते हो कि सर आप जब क्वेश्चन कराते हो तो आप बार बार आपके मुंह से सुनाए कि 370 पूरी तरीके से नहीं हटा। आप ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं कि 370 पूर्णतः अभी भी नहीं हटा है। जम्मू कश्मीर को अभी भी कुछ स्पेशल थिंग्स प्रोवाइड करी गई हैं 370 के तहत। यह मैं आपको सिद्ध कर देता हूं। अभी नए कानून के आधार पर, मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया हुआ है, नए कानून के आधार पर जम्मू कश्मीर के लिए जो नए प्रोविजन बनाए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता अभी भी ऐसे ही नहीं मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की नागरिकता पाने के लिए आपको कम से कम 15 साल वहां पर रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको वहां की नागरिकता मिलेगी। या फिर और की कंडीशन है 7 साल, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स कब? जब आपने 10th और 12th दोनों वहीं से पास किए हों। इसका मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मली मतलब आप बच्चे नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको 15 साल कम से कम वहां रहना पड़ेगा, तब जाके आप वहां के नागरिक बन पाओगे जम्मू कश्मीर के। अदरवाइज दूसरी कंडीशन यह है कि आपने अगर 10वीं और 12वीं वहां से पास करी है, उस केस में केवल 7 साल ही आप वहां पर रह लोगे तो ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 2 कंडीशन है, आप देख लो। अभी भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता आप प्राप्त नहीं कर सकते हो इजीली। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका माना है, आपके पास पैसा है, आपने बॉम्बे में जाके प्रॉपर्टी ले ली, आप महाराष्ट्र के नागरिक हो गए कि नहीं हो गए। आप बताइए, महाराष्ट्र में जो फैसिलिटीज महाराष्ट्र के लोगों को है वो आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। ऐसे ही आप गुजरात सेटल हो जाओ जाके, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश सेटल हो जाओ जाके, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी ऐसा नहीं है। इस वजह से बोला जाता है कि 370 अभी पूर्णतः नहीं हटा हुआ है, जो कि स्पेशल स्टेट का दर्जा देता है जम्मू कश्मीर को। इसके बाद बिल्कुल लास्ट पे आ जाते हैं, 3 आर्टिकल आपको इमरजेंसी से जुड़े हुए ध्यान रखने हैं, जिसको आपातकाल बोलते हैं। भारत में 3 तरीके के आपातकाल का प्रावधान है हमारे संविधान के तहत। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आपका फाइनेंस इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। जो नेशनल इमरजेंसी है इसके लिए आर्टिकल 352 है, स्टेट इमरजेंसी के लिए 356 और फाइनेंस इमरजेंसी के लिए 360। 4 का गैप है, 352 4, 356, 356 4, 360, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। एक चीज और, तीनों के रूल्स सुन लीजिए। कब लगेगी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब किसी दूसरे मुल्क ने हमारे मुल्क के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, मतलब अटैक कर दिया हो, या फिर आक्रमण करने का अंदेशा हो। उस केस में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में लगा सकता है या भारत के किसी एक हिस्से पर भी लगा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का मतलब यह होता है कि जब कोई राज्य सरकार संविधान के तरीके से कार्य ना कर रही हो,
संविधान के आधार पर कार्य ना कर रही हो या फिर संविधान का उल्लंघन कर रही हो कोई राज्य सरकार, उस केस में गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नर भारत के राष्ट्रपति को क्या करे, इनवाइट करे कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, देखिए ये संविधान के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, अब सही स्थिति यही रहेगी कि आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें। उसके बाद राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए तो वो 356 के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंस इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। यह तब लगता है जब कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास इतना भी पैसा ना बचे खजाने में कि वो अपने लोगों को तनख्वाह दे पाए या अपने डेली बेसिस के जो खर्चे हैं उसका भी वहन कर पाए। उस केस में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो 360 का यूज करके किसी एक राज्य में या फिर केंद्र में वित्तीय आपातकाल डिक्लेयर कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों इमरजेंसी के तहत कोई भी इमरजेंसी लगेगी तो उस जगह की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी। किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। एक चीज और, स्टेट इमरजेंसी तो राज्य में ही लगेगी ना, तो इस केस में राज्य की जो सरकार है वो भंग हो जाएगी और जो चीफ मिनिस्टर होगा उसकी सारी ताकतें राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी। मतलब कहने का कि उस राज्य के लिए अभी तक फैसला वहां का चीफ मिनिस्टर ले रहा था, अब सारे फैसले उस राज्य के लिए भारत का राष्ट्रपति लेगा। इसी तरीके से फाइनेंस इमरजेंसी या तो राज्य में लगे या केंद्र में, कहीं पर भी लगे। अगर केंद्र में लग रही है तो प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां इसके पास आ जाएंगी और अगर राज्य में लग रही है तो चीफ मिनिस्टर की सारी शक्तियां इसके पास आ जाएंगी। और इसी तरीके से नेशनल इमरजेंसी अगर लग रही है तो प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां इसके पास आ जाएंगी। अल्टीमेटली इमरजेंसी कोई भी लगे, भारत के राष्ट्रपति के ही पास सारी ताकतें आ जाएंगी। बात आई समझ? तो ये वो आर्टिकल्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से एक भी आर्टिकल मत भूलना, एक भी आर्टिकल भूलोगे समस्या में आओगे। कम से कम आर्टिकल निकाल के लाया हूं, उम्मीद करता हूं सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच यार। क्लास को थोड़ा सा ज्यादा शेयर करो, इस क्लास को ज्यादा शेयर करो, हर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो, जितनी भी आपके फेसबुक पेजेस हैं, फेसबुक आईडीज हैं, वहां पर भी इसको शेयर कर दो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ठोको। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।